हेलो गाइस, माय नेम इज अमित पांडे और मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड यू आर वाचिंग मैथ्स की। तो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले एसिम्पटोट्स। ये बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, इससे पहले ये टॉपिक आया ही नहीं है। बट इसे देख के घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये कुछ अलग नहीं है कुछ सिमिलर। जैसे हम टेंजेंट में पढ़े हैं कुछ वैसा ही है, और इवन दो उससे और ईजी है। बट चूंकि पहली बार फेस कर रहे हैं तो हो सकता है डिफिकल्टीज आपको हो सकती है। बट अभी ये नाम से हो सकता है डिफिकल्ट लगे, बट जब हम इसका डेरिवेशन कर लेंगे तो ये बहुत ही ईजी लगेगा। और क्वेश्चंस बहुत सीधे सीधे होते हैं यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एसिम्पटोट्स की। एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला। चूंकि हाइपरबोला चैप्टर में है हम, तो हाइपरबोला के लिए एसिम्पटोट्स की बात कर रहे हैं। इससे पहले किसी भी कोनिक्स के लिए एसिम्पटोट्स नहीं हुए थे, होते नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं हुए थे, ऐसा कुछ नहीं, इसमें होते हैं इसलिए एसिम्पटोट्स आया है। तो देखो एसिम्पटोट्स क्या होता है। एसिम्पटोट्स इज नथिंग बट इट इज अ लाइन। ये क्या होती है अपने आप में, कुछ लाइंस होती हैं, लाइंस होती हैं। और ये लाइन हो सकती है, लाइन और लाइंस मतलब एक हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है। तो ये कुछ स्पेशल लाइंस होती हैं। स्पेशल लाइंस कैसे होती हैं कि इस लाइन का डिस्टेंस यदि मैं कर्व से इन्फिनिटी पे निकालूं, समझना ध्यान से कि इन लाइंस का डिस्टेंस मैं कर्व से एट इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी पे निकालूं तो जीरो आएगा। ठीक है ना। मैं डेफिनेशन इसका लिख देता हूं कि एसिम्पटोट्स, देखो अभी मैं बना के भी दिखाऊंगा। एसिम्पटोट्स आर स्पेशल लाइन मतलब एक भी लाइन हो सकती है, एक से ज्यादा भी लाइन हो सकती है। हुज डिस्टेंस with the curve at infinity tends to zero। ये तो डेफिनेशन होता है, डेफिनेशन से बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, बट जो भी समझ में आ रहा है मतलब इन्फिनिटी पे जाके हम दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करेंगे तो जीरो को टेंड करेगा, इक्वल टू जीरो नहीं है, टेंड्स टू जीरो है। मतलब अप्रोच करेगा जीरो को, मतलब वहां पे टच कर रही होगी। इसका मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंसी वहां पे आएगा। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, और इट इज अ टेंजेंट फॉर विच पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, ये एक टेंजेंट है और इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे होता है। तो ये एसिम्पटोट्स होती है, मतलब स्पेशल टाइप ऑफ टेंजेंट्स हैं, कुछ अलग नहीं है, टेंजेंट ही तो है। बट फर्क क्या हो गया कि जो हमारी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है वो कहाँ पहुंच गई, इन्फिनिटी पे पहुंच गई। ठीक है ना, बात समझना आप, क्योंकि पूरा डेरिवेशन इसी पे बेस्ड होगा, इन्फिनिटी पे पहुंच गया। तो थोड़ा सा इसका डायग्राम मैं आपको बना के दिखाता हूँ, पूरा डायग्राम बनाता हूँ, थोड़ा क्या बनाऊंगा पूरा बनाता हूँ। देखो ये रहा हमारा हाइपरबोला, आपको समझाने की कोशिश करता हूं बस। ये हमारी एक्सिस रही, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। अब देखो क्या होता है, यदि मैं इसको यहां से एक लाइन खींचूं ऐसे, और एक लाइन मैं यहां से खींचूं ऐसे, और ये हाइपरबोला हमारा ऐसे कुछ गया होगा आगे की तरफ। तो देखो ये लाइन कहां टच कर रही है, ये जो लाइंस मैंने खींची है ये कहां टच कर रही है, ये लाइंस, ये और ये सेंटर हो गया हमारा। ये कहाँ टच कर रही हैं, इनफाइनाइट पे टच कर रही हैं। मतलब क्या हुआ, नहीं टच कर रही हैं, इन्फिनिटी पे हो सकता है टच करेंगी। तो दिस टू लाइंस आर एसिम्पटोट्स। ये क्या है, एसिम्पटोट्स है। मान लिया इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू mx प्लस सी है। ठीक है, क्योंकि अभी देखो अभी सेंटर से हमने पास करा दिया है, जरूरी नहीं सेंटर से ही पास करेगी, नहीं तो सेंटर से पास करती तो सेंटर से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन क्या मानते हैं अपन, y इक्वल टू mx, क्योंकि उसमें y इंटरसेप्ट क्या होता है, जीरो होता है। बट अभी मैं एक जनरल लाइन के इक्वेशन ले रहा हूँ, y इक्वल टू mx प्लस सी, और हमारे पास हाइपरबोला पहले से है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है ना, ये हमारे पास पहले से है। तो आप ये बात समझ रहे होंगे। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डेरिवेशन कर रहा हूँ किसका, एसिम्पटोट्स का, एसिम्पटोट्स को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सॉल्व करता हूँ। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा हूँ, और जो लाइन हमने कंसीडर किया इक्वेशन नंबर 2 बोल रहा हूँ। इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करता हूँ। मैंने नाउ सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2। देखना क्या क्या हो रहा है इसमें, कुछ चीजें नहीं आएंगी आपकी, बट आप ध्यान से देखते रहे इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, y की जगह इसमें mx प्लस सी रख देता हूँ। ठीक है, वो तरीका आपको पता है, बेसिक तरीका है, कैसे भी दो
इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको पता होगा, और नहीं होगा तो मतलब इससे बड़ी बेइज्जती तो कभी हो ही नहीं सकती। तो हम सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या किया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई की जगह क्या रख दिया, एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, दैट विल बी 1। ओके, इसको भी ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2mcx अपॉन बी स्क्वायर, दैट विल बी 1। ठीक है, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो दिस विल बी बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये सब आपको आता है, मैं ये मान के चलता हूँ, माइनस ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ 2a स्क्वायर एम सी एक्स, एंड नीचे क्या आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे क्या आया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर भेज दिया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। सबको ले आता हूं इधर, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है यहां से, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। एक्स वाला टर्म यहां पे लिखा है माइनस 2a स्क्वायर एम सी एक्स, और ये सबको एक साथ लाता हूं तो ये भी माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ऑफ ए स्क्वायर कॉमन लूंगा तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। आप इसको देख सकते हैं क्वाड्रेटिक इन एक्स बना हुआ है। कैसे, अब कोई लाइन यदि किसी कर्व को के साथ सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कहीं टच कर रही होगी, तो ऑब्वियस सी बात है 2 डिग्री कर्व है तो क्वाड्रेटिक ही बनेगा, मतलब 2x आएंगे, यहाँ से 2x आएंगे, मतलब सीधी बात है। यदि मैं ऐसे बोलूं कि ये हमारा हाइपरबोला है और कोई लाइन है जो इसको कट कर रही है या टच कर रही है, ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मान लेता, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड हाइपरबोला एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है, तो देखो आपको 2x मिलेंगे, 2y मिलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, मिलेंगे ना। तो वैसे ही ये क्वाड्रेटिक इन एक्स आ गया, दिस इज क्वाड्रेटिक इन एक्स। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे क्या फायदा होगा कि x की 2 वैल्यू आएंगी, मतलब ये लाइन कर्व को 2 जगह टच कर रही होगी और इंटरसेक्ट कर रही होगी। हमें नहीं पता कि वो टच कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, बट हमें लाइन से मतलब नहीं है। हमने बोला कि ये लाइन एसिम्पटोट्स बन जाए, हमने बोला कि फॉर एसिम्पटोट्स देखो, एसिम्पटोट्स के लिए कंडीशन क्या लगाएंगे, यहां से हमें 2x की वैल्यू मिलेंगी, एक x1 मिलेगा और एक x2 मिलेगा। अब एसिम्पटोट्स के लिए क्या बोला कि ये जो लाइन है कर्व को कहां पे टच करे, इन्फिनिटी पे टच करेगी। बोला ना पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इन्फिनिटी पे हो जाए, इन्फिनिटी पे टच करेगी मतलब x की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, मतलब क्या हो जाए, x भी इन्फिनिटी को टेंड करे और x इन्फिनिटी को करेगा तो y भी इन्फिनिटी को करेगा, क्योंकि कर्व ऐसे जाता रहेगा आगे। ठीक है, तो हमने बोला इसका मतलब रूट्स जो है इसके क्या आएंगे, इनफाइनाइट आने हैं। रूट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट्स आने हैं। फॉर एसिम्पटोट्स x भी इनफाइनाइट को जाएगा और y भी इनफाइनाइट को जाएगा, मतलब रूट्स कहाँ पे टेंड करेंगे, इन्फिनिटी को। अब ये एक स्पेशल केस होता है क्वाड्रेटिक में कि जब रूट्स इन्फिनिटी होते हैं, तो मैं उस कंडीशन को भी लिख देता हूं कि फॉर एनी क्वाड्रेटिक बोथ रूट्स टेंड्स टू इन्फिनिटी इफ, देखो कंडीशन क्या होता है, ये मैं एनी क्वाड्रेटिक मतलब स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक की बात कर रहा हूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के लिए क्या होता है, ए इक्वल टू 0 एंड बी इक्वल टू 0 एंड सी इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होता है। तो यहां भी अप्लाई कर देते हैं इस कंडीशन को। यहां पे ए का काम ये कर रहा है, बी का काम यहां है कुछ, बी क्या होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है और सी एब्सोल्यूट टर्म होता है। तो मैं इस कंडीशन को लिख देता हूं यहां पे, ए हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड दिस माइनस ऑफ 2a स्क्वायर एम सी इक्वल टू 0 एंड माइनस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। इन कंडीशन, तीनों कंडीशन को सॉल्व करना और एंड कंडीशन है, मतलब एक साथ तीनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो आई होप आप यहां तक समझे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं। अभी इस कंडीशन को हम इंप्लीमेंट करेंगे और हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स आ जाएंगी। ठीक है, तो आप यहां तक लिख लिए होंगे। अब मैं इधर मिटा रहा हूं, थोड़ी देर उधर का भी रहने देंगे, बस इधर मिटा रहे हैं, तब तक आप वीडियो पॉज करके लिखो, मैं इधर को मिटा रहा हूं। राइट है, तो मैं अब कंडीशंस को अप्लाई करता हूं। सबसे पहले मैं थर्ड कंडीशन को लेता हूं। थर्ड कंडीशन क्या बोला है, चलो मैं यहां पे नंबर 1 दे देता हूं इसको। 1 2 तो पहले हमने यूज किया था, दिस इज 3, दिस इज 4 एंड दिस इज 5th कंडीशन।
ठीक है ना। हम फ्रॉम फिफ्थ बात करते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 की बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि माइनस ऑफ ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए। अब बात को समझो, ये स्क्वायर में है, स्क्वायर का नंबर मतलब कोई भी नंबर का स्क्वायर हो रहा है तो मिनिमम जीरो हो सकता है। तो क्या बोला, ये जीरो नहीं होगा, इसका मतलब अच्छा जीरो होता है किस केस में, यदि जीरो किस केस में होता है, या तो ये जीरो हो जाए या ये जीरो हो जाए। तो जीरो नहीं होना मतलब या तो ये जीरो ना हो या तो ये जीरो ना हो। समझ में आ रहा है। तो मैंने क्या बोल दिया, इसका मतलब ये हुआ कि ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो, कोई भी एक जीरो ना हो तो भी चल जाएगा। बात समझना, जैसे जीरो होने की कंडीशन लगाते हैं वैसे ही नॉट इक्वल टू जीरो की कंडीशन लगाते हैं। अब ये जीरो ना हो, अभी थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, ये जीरो ना हो मतलब ये देखो, ये भी स्क्वायर वाला टर्म, ये भी स्क्वायर वाला टर्म, दोनों ऐड होकर जीरो ना हो, दोनों जीरो ना हो, इसका मतलब क्या होना चाहिए, जीरो कब होंगे, मैं इसकी बात करूं कि ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जीरो कब होगा, जब बी भी जीरो हो जाए और सी भी जीरो हो जाए। लेकिन जीरो कब नहीं होगा, जब कोई भी एक जीरो ना हो। समझना बात को, ये जीरो कब होगा, जब ये दोनों जीरो हो, क्योंकि स्क्वायर वाले टर्म है। अब मैं बोलूं जीरो कब ना हो, कोई एक जीरो ना हो तो नहीं हो जाएगा, दूसरा भले हो भी जाए। तो मैं उसी को लिख रहा हूं यहां पे, इस कंडीशन को और थोड़ा फॉरवर्ड कर रहा हूं। इसका मतलब मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे कि b इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड c इक्वल टू जीरो। तो भी देखो बी स्क्वायर ये जीरो नहीं है तो बी स्क्वायर जीरो नहीं होगा, तो जीरो नहीं होगा प्लस जीरो एनीथिंग कुछ तो भी आएगा, और क्या बोल दो, बी जीरो हो जाए एंड c इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसा कुछ भी हो जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए तो चलेगा। तो यहां से हमने ये कंक्लूजन निकाला। अब इक्वेशन नंबर 4 लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 4। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा कि a जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, और ये कंडीशन चल रहा है, मतलब ये दोनों कंडीशन उसी में कहा है। अब फोर्थ कंडीशन क्या बोल रहा है, माइनस ऑफ 2a स्क्वायर एम सी इक्वल टू जीरो, मीन्स 2a स्क्वायर एम सी इक्वल टू जीरो। m तो गिवन होगा हमारे पास कुछ, तो ये तो कोई नंबर होगा, ये तो कोई नंबर होगा। अब इसको जीरो होने के लिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है, या तो a जीरो हो जाए, लिख देता हूं पूरा, या तो m जीरो हो जाए और c जीरो हो जाए, तीनों में से कोई जीरो हो जाए, चलेगा। बट a को क्या बोला, जीरो नहीं होना चाहिए, तो ये तो जीरो नहीं हो सकता, m हमारे पास तो कुछ तो गिवन होगा, तो इसका मतलब c डेफिनेटली जीरो हो गया, c जीरो हो गया। तो हमारे पास एक कंडीशन आ गई कि c जीरो होगा, ठीक है, c जीरो होगा। तो ये c जीरो, इन दोनों कंडीशन को हमने इंप्लीमेंट करके कर लिया। जब c जीरो होगा तो b इज नॉट इक्वल टू जीरो होगा, जब c जीरो होगा तो इस कंडीशन को देखो तो b जीरो नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास ये भी कंडीशन आ गई कि b इज नॉट इक्वल टू जीरो, एंड पहले से पता है कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये भी नहीं होगा, तो पहले से पता है a इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो हमने a b c में तीन कंडीशंस बना लिए कि यहाँ पे a जीरो नहीं है, b जीरो नहीं है, c जीरो है। अब मैंने बोला कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो क्या हो जाएगा, इसको उधर भेज दिया, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर एंड दैट विल बी एम स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और एम की वैल्यू क्या दे सकते हैं आप यहां से, प्लस माइनस बी बाई ए। देखो ध्यान से, मतलब जो लाइन हमने माना था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, उसके लिए हमने m निकाल दिया, b और a। वैसे भी आप बोल सकते हो a जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि a ये जो आया है ये क्या हाइपरबोला से मिला है, और यहां तो जीरो नहीं होता है ना, a तो कुछ तो भी नंबर होगा ना, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आते हैं उससे। तो हमने बोला स्लोप आ गया b और a के फॉर्म में, ये b होता है हाइपरबोला के लिए, a होता है यहां से, और आपको c जीरो आ चुका है, c जीरो आ चुका है। तो अब मैं यहां पे बोल सकता हूं नाउ इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, बता सकते हैं कैसे, हमने उस लाइन को एसिम्पटोट्स की कंडीशन अप्लाई किया है, तो वो जो लाइन हमने लिया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वो क्या बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा, एसिम्पटोट्स। ये लाइन एसिम्पटोट्स बन गई, तो y इक्वल टू एम एक्स मतलब प्लस माइनस बी बाई ए, एक्स और प्लस सी मतलब जीरो, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। मैं थोड़ा सा इसको और रीअरेंज कर लूं, यदि रीअरेंज कर लेता हूं तो ध्यान से देखो क्या आएगा। अच्छा एक काम करो, रीअरेंजमेंट अभी बाद में करते हैं, आप यहां तक समझ लो पहले, ठीक है। तो क्या आ गया, y इक्वल टू प्लस माइनस बी, y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स, ठीक है। ये क्या हो गया, इक्वेशंस ऑफ, देखो दो इक्वेशंस हैं, एक बार प्लस लोगे तो पहला इक्वेशन मिलेगा, माइनस लोगे तो दूसरा मिलेगा। ये क्या है, एसिम्पटोट्स है। किसके लिए है ये एसिम्पटोट्स,
हाइपरबोला के लिए है, किसी भी कर्व के लिए नहीं है। हाँ ये जरूर है, किसी भी कर्व के लिए कंडीशन यही लगेगा, बट यहाँ पे हमने हाइपरबोला के साथ सॉल्व किया है। यदि आपको किसी और कर्व के साथ एसिम्पटोट्स निकालना है तो आप उसके साथ सॉल्व करोगे और बाद में कंडीशन यही अप्लाई करोगे। तो आई होप यहाँ तक समझे होगे। और इसके बाद ही मजेदार वाली बात है, इसके जस्ट बाद ही। तो अभी क्या करोगे, पहले आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन करोगे, मैं मिटा रहा हूं, देन हम इसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स आ चुके हैं। इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स हमारे पास क्या आया है, y इक्वल टू, ध्यान से देखें, प्लस माइनस ऑफ b बाई ए इंटू एक्स। रीअरेंज करते हैं इसको, रीअरेंज करते हैं। देखो अभी मजा आ जाएगा रीअरेंज करने के बाद। क्या करता हूं मैं, इस b को नीचे भेजता हूं, तो क्या हो जाएगा, y अपॉन बी इक्वल टू प्लस माइनस एक्स बाई ए, राइट है। ये दोनों इक्वेशन है, ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स है। सॉरी, दोनों इक्वेशन एक साथ ली हुई हैं। अभी क्या किया मैंने, एक को उधर भेजा, एक को उधर भेजा, ठीक है ना। एसिम्पटोट्स 1 के लिए मैं बात कर रहा हूं, तो प्लस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस ऑफ एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 0 हो जाएगा। और मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो दिस इज एक्स बाई ए माइनस ऑफ वाई बाई बी इक्वल टू 0। ये हमारा एसिम्पटोट नंबर 1 हो गया। ध्यान से देखिए, इक्वेशन नंबर अब 1 बोल दिया इसको। एंड जब माइनस वाला भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो a2 यदि मैं बोलूँ तो वो क्या हो जाएगा, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 0। बहुत आसान है याद करना इसको। ये क्या है, अपने आप में स्ट्रेट लाइन ही तो है एक एक, और दोनों स्ट्रेट लाइन का कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है, यदि मैं यहां पे बोलूं कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स, तो बता सकते हैं आप क्या करते हैं, दोनों लाइन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। RHS 0 होना चाहिए बस, तो RHS 0 तो है, मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होल, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। दिस इज कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स। समझे क्या, ये कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स हैं। और कहीं ना कहीं ये बहुत फैमिलियर भी है, ये तो बिल्कुल हाइपरबोला जैसा लग रहा है। फर्क क्या है इसमें हाइपरबोला और इसके इक्वेशन में, हाइपरबोला में यहाँ पे 1 होता है और यहाँ पे 0 है बस। तो ये बोल लो या ये दोनों बोल लो, A1 A2 यही होती है एसिम्पटोट्स का इक्वेशन। तो आई होप ये तो अभी याद ही हो जाएगा कि एसिम्पटोट्स का इक्वेशन क्या होता है। हम इसको याद करने की बजाय यदि हम इन दोनों पे फोकस करें तो ज़्यादा ईजी होगा, और इन दोनों की बजाय मैं इस पे फोकस करूं तो और ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो आप बात समझ गए होंगे कि किसी भी हाइपरबोला के लिए यदि 1 की जगह मैं 0 पुट कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1 की जगह, यहाँ पे 1 होता है ना हाइपरबोला में, 1 की जगह 0 पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट्स हो जाएगा। और 1 की जगह -1 पुट कर दूं तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुद्दा है यहाँ पे एसिम्पटोट्स का। तो हमने एसिम्पटोट्स का इक्वेशन डेराइव कर लिया बहुत ही ईजी वे में, बेसिक कैलकुलेशंस थे और उसमें किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए भाई। आई होप नहीं हुआ होगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं लगे हाथ कि क्या क्या प्रॉपर्टीज है। कुछ विशेष प्रॉपर्टीज नहीं है, बट है, कुछ तो भी है। देखते हैं क्या क्या होता है और इसमें से और भी कुछ हम मंथन करते हैं, कुछ निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्पटोट्स की बात करते हैं। तो अगला जो हमारा हेडिंग है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिम्पटोट्स। प्रॉपर्टीज ऑफ, बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज है और बहुत इजी है समझने के भी उसे। प्रॉपर्टी नंबर 1 तो बहुत बेसिक ऐसा है क्या, देखो आप ध्यान से, मैं पहले लिख ही देता हूं कि हमारे पास हाइपरबोला, जो स्टैंडर्ड हाइपरबोला होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। कॉन्जुगेट हाइपरबोला जो होता है उसका इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। और एसिम्पटोट्स के इक्वेशन क्या हो जाते हैं, एसिम्पटोट्स, मैं ए लिया हूं, A1 A2 मतलब अलग अलग है, ए मतलब कंबाइंड है, ठीक है ना, या एसिम्पटोट्स कंबाइंड भी बोल सकता हूं। दैट विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब बहुत कुछ सिमिलर दिख रहा है आपको, LHS तो बिल्कुल सिमिलर ही दिख रहा है। तो आप बोल सकते हो इसमें कि हम हाइपरबोला से एसिम्पटोट्स का इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिख लेंगे, आप लिख लो चाहो तो लैंग्वेज की फॉर्म में कि द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स
is same as that of hyperbola is same as that of hyperbola except from या फॉर कांस्टेंट टर्म को छोड़ के, एक्सेप्ट फॉर कांस्टेंट टर्म को छोड़ दो तो बाकी सब कुछ सेम है। या तो यहां देखना है या यहां देख लो, दोनों जगह देखो, बस कांस्टेंट टर्म को छोड़ोगे बाकी सब कुछ सेम होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 ये होता है, प्रॉपर्टी नहीं है वैसे ही है, बट मान लिया कि ऐसी प्रॉपर्टी बन रही है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। ये बताओ, यदि मैं थोड़ा यहां पे आपको ध्यान दिलाऊं, क्योंकि ये जो मास्टर इक्वेशन है हमारा यही है ना, मास्टर इक्वेशन किसका, एसिम्पटोट का। देखो ध्यान से, यदि मैं इसकी बात करता हूं, इसकी बात करूं तो ये कैसी लाइन लिखी हुई है, कुछ तो भी एसिम्पटोट का इक्वेशन ये लिखा हुआ है, y इक्वल टू प्लस माइनस बी बाई ए इंटू एक्स। इट मीन्स कुछ तो भी ऐसे लिखा हुआ है ना, y इक्वल टू एम एक्स। ये कैसी लाइन्स हैं, ये ऐसी लाइन्स हैं जिनमें y इंटरसेप्ट 0 है। y इंटरसेप्ट 0 मतलब ये सेंटर से पास कर रही है। देखो x की वैल्यू 0 रखो तो y भी 0 आ जाएगा, 0 0 से पास कर रही है। तो अगला लिखोगे एसिम्पटोट्स इंटरसेक्ट एट द सेंटर ऑफ हाइपरबोला। ये एसिम्पटोट्स पासेस थ्रू, आप ऐसे लिख लो, एसिम्पटोट्स passes through center of the hyperbola। समझ गए क्या आप? इसको कैसे समझ गए, ये देख के बता दिया, सीधा सीधा देख के बता दिया। प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 की बात करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 को मैं थोड़ा सा और हाईलाइटेड कर देता हूं। ये हो जाएगा रिलेशन बिटवीन हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला एंड एसिम्पटोट्स। देखो क्या है, ये रहा हमारा हाइपरबोला, ये रहा कॉन्जुगेट हाइपरबोला और ये रहा एसिम्पटोट्स। होता क्या है, ये देखो, ये थोड़ा सा अलग है, ये पहले का कुछ दिया हुआ है, मैं इधर लिखूंगा। ठीक है, होता क्या है कि यदि मैं हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला को ऐड कर दूं तो ये 2 टाइम्स एसिम्पटोट्स आ जाता है। करके देखते हैं। हाइपरबोला कॉन्जुगेट हाइपरबोला को ऐड किया, ऐड करेंगे तो क्या होगा, दिस RHS से LHS से ऐड होगा, तो दिस प्लस दिस, ये दोनों तो सेम लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला को ऐड करना है। तो कभी भी किसी भी इक्वेशन में एडिशन कैसे होता है, LHS को LHS के साथ ऐड करते हैं, RHS को RHS के साथ। तो ये तो LHS वाले में 2 टर्म सेम लिखे हुए हैं, तो दिस इज, यदि मैं इसको LHS बोलूं, यहाँ पे LHS सॉल्व करूं, LHS सॉल्व कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और उधर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1, दैट विल बी 0। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स, देखो ध्यान से, 2 टाइम्स किसका इक्वेशन लिखा हुआ है, एसिम्पटोट्स का इक्वेशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो ऐड करने के बाद ये क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ एसिम्पटोट्स का इक्वेशन आ गया। तो ये बोल रहा है कि कभी भी हाइपरबोला, कॉन्जुगेट हाइपरबोला और एसिम्पटोट्स में हमें कोई रिलेशन एस्टेब्लिश करना है तो ये रिलेशन होता है, और ये याद होना चाहिए, क्योंकि ये याद होगा ना तो क्वेश्चन बहुत आसानी से बनेगा। ठीक है, कभी क्या होगा कि आपको हाइपरबोला दे देगा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला दे देगा, एसिम्पटोट्स पूछ देगा, 3 में से कोई भी 2 देके तीसरा नोन बना देगा और पूछ लेगा, तो ये आता है तो कर पाओगे। तो 3 प्रॉपर्टी हो गई। तो अभी तो जगह भी नहीं है, तो आप इसको लिखो अच्छे से समझते हुए, और समझना कुछ नहीं यार, बहुत ईजी है। ठीक है, वैसे नया टॉपिक है बट बहुत मजेदार है, तो आप इसको लिखो, मैं मिटा रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात कर लेते हैं। बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला आर सेम। क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ asymptotes of hyperbola and conjugate hyperbola आर सेम। अच्छा, मैं इक्वेशन हटा भी दूं तो मैं बोलूं एसिम्पटोट्स ऑफ हाइपरबोला एंड कॉन्जुगेट हाइपरबोला आर सेम। ठीक है ना, एसिम्पटोट्स क्या होती है, दोनों के लिए सेम होंगी। आप सॉल्व करके देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सॉल्व भी करोगे तो सेम ही आएगा। ठीक है, और वैसे भी आप देखो, मैं इसका डायग्राम बना के आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखो।
ये हमारे पास तो है हाइपरबोला, एक्सिस ये रही हमारी, इसके लिए ये रही ट्रांसवर्स एक्सिस एंड दिस इज कॉन्जुगेट एक्सिस। यदि मैं एसिम्पटॉट्स बनाऊं तो कुछ तो भी एसिम्पटॉट्स ऐसी जा रही होंगी, ठीक है, ऐसी ही बनी है, इन्फिनिटी पे टच कर रही होंगी, और एक एसिम्पटॉट्स इधर से आ रही होगी, ठीक है, ध्यान से देखो, राइट है। अब मैं क्या करता हूं कि कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनाता हूं। ये तो हाइपरबोला है हमारा, कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी क्या होता है, कुछ ऐसा ही बनता है। देखो रेड वाला कॉन्जुगेट हाइपरबोला है, तो दोनों के लिए एसिम्पटॉट सेम होती है। कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए एक्सिस चेंज हो जाता है, अलग बात है, बट दोनों ही हाइपरबोला के लिए जो हमारे एसिम्पटॉट्स हैं वो सेम रहती है। तो ये प्रॉपर्टी बोल रहा है, ये सेंटर है हमारा, बात खत्म है। ये प्रॉपर्टी है, आप चाहे तो इसके लिए भी प्रूव कर सकते हैं, आपको इसका इक्वेशन पता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। इसका इक्वेशन भी आपको पता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों से आप, इसका तो मैंने निकाल के दिखा दिया, इससे आप प्रूव कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगली प्रॉपर्टी क्या बोलती है इसकी, प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 की बात करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 5 बोल रहा है कि ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस आर एक्ट एज एंगुलर बाइसेक्टर ऑफ दीज एसिम्पटॉट्स। ठीक है ना, मैं बोल रहा हूं ट्रांसवर्स एक्सिस, TA लिखा हूं, ट्रांसवर्स एक्सिस एंड कॉन्जुगेट एक्सिस एक्ट एज एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ एसिम्पटॉट्स। मतलब क्या हुआ, यदि मैं इसका भी डायग्राम आपको बना के दिखा दूं यहां पे, वैसे तो चाहूं तो इसी डायग्राम में बना के दिखा सकता हूं, इसी डायग्राम में दिखा देते हैं। इसी डायग्राम में देखो ध्यान से, ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, तो जितना एंगल यहां पे बन रहा होगा ना थीटा, उतना ही एंगल यहां पे बन रहा होगा, और जितना एंगल यहां पे मान लो फाई बन रहा होगा, तो इतना ही एंगल यहां पे भी फाई बन रहा होगा। मतलब ट्रांसवर्स एक्सिस क्या कर रही है, इन दोनों एंगल्स को, इस एंगल्स को, ये बड़े वाले एंगल को देखो बाइसेक्ट कर रही है, दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, और ये जो हमारा कॉन्जुगेट एक्सिस है ये भी इस वाले एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है। ये बात बोल रहा है, ठीक है, कि एंगुलर बाइसेक्टर का काम करेंगे। वैसे कैसे पता चलेगा, आप स्लोप से देख सकते हो, ठीक है। इसके लिए स्लोप क्या था, b/a था, और इसके लिए स्लोप क्या था, -b/a। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट यही था, मतलब एक b/a तो दूसरा -b/a, समझ रहे हैं बात को। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। इन सब के प्रूफ्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्रूफ्स नहीं है, बट ऐसी कोई जरूरत नहीं है, देख के भी बहुत कुछ इसमें विजुअलाइज किया जा सकता है। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 भी कंप्लीट हो गई। अब प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोलता है, बोलता है कि हमने मान लिया कि ये एंगल थीटा है। मैंने क्या बोला कि इफ एंगल बिटवीन एसिम्पटॉट एनी वन ऑफ द एसिम्पटॉट एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इज थीटा। ठीक है ना, मैंने बोला कि एंगल बिटवीन one of the asymptote and transverse axis is theta। यदि ऐसा है, और इस एसिम्पटॉट का इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू प्लस माइनस, चलो दोनों को ही ले लेता हूं, ये है। अब बोल रहा है ट्रांसवर्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, ट्रांसवर्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल, ये जो मैंने लिया है वही बात कर रहे हैं। और ये ट्रांसवर्स एक्सिस यूजुअली एक्स एक्सिस होती है स्टैंडर्ड हाइपरबोला के लिए। तो ये जो थीटा होगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेन थीटा आएगा, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये तो एक्स एक्सिस है, ये थीटा जो है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो टेन थीटा आएगा वो इस लाइन का स्लोप ही तो बताएगा। टेन थीटा क्या होता है, जो थीटा एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है उसका टेन क्या हो जाता है, स्लोप हो जाता है। तो मैं क्या बोला, इसका स्लोप क्या है, ऐसा कुछ है, तो मैंने बोला यहाँ से टेन थीटा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस b/a होगा कि नहीं। तो यहां से हमें एक और बात पता चल गई, प्लस माइनस हटाने के लिए मैंने क्या किया कि टेन स्क्वायर थीटा ले लिया, दैट विल बी b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसका कोई यूज नहीं है, अभी इसको हम यूज कर रहे हैं, आगे करने वाले हैं। ये बात समझ में आई कि कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाती है उसका जो टेन होता है वो क्या बताता है, स्लोप ऑफ दैट लाइन। तो वही तो मैंने बोला कि यदि ये लाइन थीटा एंगल बना रही है तो टेन थीटा स्लोप हो जाएगा। अब हमें पता है, वी नो
इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ई स्क्वायर, हाइपरबोला के लिए ई स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा दैट विल बी सेक स्क्वायर थीटा। तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। मतलब यदि आपको एंगल दे दिया जाए, देखो कैसे घुमा देगा क्वेश्चन में, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यदि किसी एसिम्पटोट और ट्रांसवर्स एक्सिस के बीच में थीटा एंगल बन रहा है तो जो सेक थीटा होगा वो इसेंट्रिसिटी के बराबर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत कम पूछा गया है बट इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि क्या है आपको ध्यान ही नहीं आएगा कि ऐसा कुछ होता है। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको एंगल दे देगा, बोल देगा कि 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री दे दिया कि एंगल बिटवीन ट्रांसवर्स एक्सिस एंड एसिम्पटोट इज 30 डिग्री, और कुछ और कहानी पूछ दिया, आपको ई जरूरत पड़ गई निकालने की, बाकी कुछ क्लू नहीं लग रहा है, तो यही काम आएगा, सेक थीटा इक्वल टू ई। तो यही टोटल प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 है एसिम्पटोट्स की, और कहीं ना कहीं एसिम्पटोट्स खत्म होता है, इतना ही था एसिम्पटोट्स में, कुछ भी नहीं था। तो मेरे हिसाब से यार कुछ टफ नहीं है, तो मेरा हिसाब है, आपके हिसाब से भी टफ नहीं होगा यदि आप कंटिन्यूसली जो बताया गया वही कर रहे होगे। बहुत लोग क्या होता है वीडियो खोल के बैठ जाते हैं, चुपचाप देखते रहते हैं, वैसे कुछ नहीं होता यार, ठीक है ना, वैसे कुछ नहीं होता। वो थोड़ी देर के लिए आपको अच्छा लगेगा, थोड़ी देर के लिए समझ में आएगा कि याद हो गया, बट लंबे टाइम के लिए नहीं रहता। आप बिल्कुल जब भी पढ़ने बैठे लर्निंग मोड होना चाहिए आपका। आप सारे काम निपटा लें, आराम से चेयर पकड़ें, टेबल पकड़ें, अपना जो भी जरूरी नहीं है चेयर टेबल पे ही पढ़ें, आप बेड पे जिसको जैसे अच्छा लगता है वैसे पढ़ें, लेकिन पढ़ें। एक बार बैठ गए तो आपका एक टारगेट डिसाइडेड होना चाहिए कि ये टारगेट अचीव करने के बाद ही मैं उठूंगा, ठीक है। तो अब जो भी है, आई होप आप मेहनत कर रहे होंगे, तो आप इसको लिखेंगे, मैं मिटा रहा हूं। तो अभी एक आध क्वेश्चन लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लेंगे, 2 क्वेश्चन लेंगे इस लेक्चर में, चूंकि लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए। बाकी अगला लेक्चर अभी हमारे पास है स्पेशल टाइप ऑफ हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वो लास्ट टॉपिक होगा इसमें। तो सबसे पहले अपन 2 क्वेश्चन लेते हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन अभी इस लेक्चर में हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या होगा, आप लिखिए पहला क्वेश्चन कि सो दैट रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द टेंजेंट्स, लिखें सो दैट, क्वेश्चन नंबर 1 है, एग्जाम्पल नंबर 1, जो भी आपको लिखना है एग्जाम्पल नंबर 1 लिखें या क्वेश्चन नंबर 1 लिखें। सो दैट rectangle formed by the tangents, rectangle formed by the tangents at the vertex of hyperbola, at the vertex of hyperbola and conjugate hyperbola, at the vertex of hyperbola and conjugate hyperbola, comma asymptotes act as its diagonals, asymptotes act as its diagonals। समझे क्या बोल रहा है कि हमें क्या प्रूफ करना है कि यदि मैं हाइपरबोला और कॉन्जुगेट हाइपरबोला के वर्टेक्स से को मिला के, वर्टेक्स पे टेंजेंट को मिला के एक रेक्टेंगल बनाता हूं, तो जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, एसिम्पटोट्स होंगे। देखो ध्यान से, होता है क्या, हमारे पास पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू -1। ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूं इनका। ये रहा कुछ ऐसा, हमारे पास ये हाइपरबोला, और थोड़ी देर में इसका कॉन्जुगेट हाइपरबोला भी बना देंगे। दूसरे कलर से कॉन्जुगेट हाइपरबोला बनाते हैं, रेड से बना देते हैं, ठीक है। दिस इज आवर कॉन्जुगेट हाइपरबोला, ठीक है। रफ डायग्राम है, जरूरी नहीं कि बहुत ही स्टैंडर्ड का बन जाए, काम लायक बन जाए, ठीक ठाक है। इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना, फोकस कंसेप्ट पे करना है। बहुत लोग होता है कि इसी में लगते हैं फोटो बनाने, बहुत शानदार शानदार, अच्छी बात है यदि बन पाता है तो, गलत नहीं है, बट उतना ही अच्छा आप कंसेप्ट बना लो तो ज़्यादा अच्छा है। बोला है वर्टेक्स पे टेंजेंट, अच्छा इसके लिए वर्टेक्स क्या होगा जी, इसके लिए तो होता है a,0 एंड दिस इज -a,0, ठीक है। ये पॉइंट A मान लेते हैं और ये मान लेते हैं A डैश। ऐसे ये क्या होता है 0,b, इस पॉइंट को B मान लेते हैं, और ये क्या होता है 0,-b, इसको B डैश मान लेते हैं। इतना तो पता है कि ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला के लिए कुछ ऐसी कंडीशंस होती है। अब बोला है कि वर्टेक्स पे जो टेंजेंट्स हैं, वर्टेक्स पे टेंजेंट तो बहुत सीधी सादी है, बहुत आराम से दिख जाएंगे आपको। वर्टेक्स की टेंजेंट यदि इस पे खींचूंगा तो क्या होगा, ये हो गई वर्टेक्स की टेंजेंट, और नीचे
कुछ तो भी ऐसा हो गया। और इनके वर्टेक्स पे टेंजेंट यदि खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे खींचना है हमें ये लाइन एंड यहां पे एक ये लाइन। तो हमारे पास मिला क्या कुछ, यस मिल गया हमारे पास। देखो ये पॉइंट को मैं बोल देता हूं P, ये हो गया Q, ये हो गया R और ये हो गया S। PQRS रेक्टेंगल है। हेयर PQRS इज अ रेक्टेंगल। तो अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ P लिख सकते हो आप। P के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं आप क्या होंगे। देखो ये तो सेंटर है हमारा 0,0, यहां से कितना जाना है A डिस्टेंस और इधर कितना चाहिए B डिस्टेंस। तो ये पॉइंट P क्या हो जाएगा A,B। Q के कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं, यस यहां पे A और नीचे आना है -B, तो क्या हो जाएगा A,-B। R के कोऑर्डिनेट्स भी लिख सकते हैं, R ये रहा -A-B, तो बहुत इजी है यार। एंड S के भी लिख सकते हैं -A,B, राइट है। अब क्या बोला है कि ये बताओ जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स मतलब एक डायगोनल ये है, मैं डॉटेड लाइन में डायगोनल्स को बना रहा हूं, और दूसरा डायगोनल ये है। बोल रहा है कि ये डायगोनल नहीं है, एसिम्पटोट्स हैं। तो देख लो, हमें पता है वैसे भी कि इस एसिम्पटोट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक का, इसका कुछ नहीं, एक का y इक्वल टू b/x होना है, और दूसरे का क्या हो जाना है, y इक्वल टू -b/ax हो जाना है। इधर से निकालेंगे नहीं, चेक कर लो। यदि ऐसा है, ये ऐसा है, तो पॉइंट P सेटिस्फाई करेगा इसको। पॉइंट P क्या है, A,B, मतलब x की जगह a रखो और y की जगह b आ रहा है, क्या आ रहा है, देखो रख के x की जगह a रखोगे तो a से a कट जाएगा, y b से, मतलब ये लाइन A,B से पास कर रही है। क्या ये R से भी पास कर रहा है, क्या R रखो, मतलब x की जगह -a रखो, y ऑटोमेटिक -b होना चाहिए। x की जगह जब -a रखोगे तो y ऑटोमेटिक -b हो जाएगा। तो प्रूफ हो गया ना, ऑटोमेटिक प्रूफ हो गया कि हाँ ये सही है। हेंस प्रूव्ड, क्या प्रूव कर दिया हमने कि एसिम्पटोट्स एक्ट एज ए डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, राइट है ना। तो कुछ नहीं था, डायग्राम बनाओ आंसर पाओ वाला काम था, अच्छे से बना लिया तो हो गया आंसर, कुछ भी सॉल्व नहीं करना था। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं। ये थोड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल इसमें अच्छे खासे हैं, 5-6 एग्जाम्पल्स कर सकते हैं हम आराम से, बट इस लेक्चर में हम 2 ही एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है ना। बाकी अगले एग्जाम्पल में करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं लेक्चर का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा। ये बोल रहा है कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एसिम्पटोट्स, मैं लिख देता हूं कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल formed by asymptotes and any tangent ये हमें प्रूफ करना है यार, आने दो। एनी टेंजेंट इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू AB, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय एसिम्पटोट्स, किसके लिए एसिम्पटोट्स, हाइपरबोला के लिए, एंड एनी टेंजेंट इज कांस्टेंट एंड इज इक्वल टू AB, स्मॉल AB। ये स्मॉल AB कहां से आया भाई, अरे हाइपरबोला का है, हाइपरबोला नहीं गिवन है यहाँ पे। हाइपरबोला क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड वाला x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल टू 1। देखो ध्यान से करते हैं सॉल्यूशन इसका। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। क्या बोला है हमारा, ये रहा हाइपरबोला, बोल रहा है किसी भी टेंजेंट के साथ जाओ। क्या बोला है, किसी भी टेंजेंट की बात कर रहा है कि कोई भी टेंजेंट, तो मैं एक जनरल सा कोई भी टेंजेंट खींच लेता हूं, ऐसे जनरल सी कोई भी टेंजेंट खींच लो, ठीक है। वैसे टेंजेंट बन नहीं पाई है, कोई बात नहीं, आप ध्यान दें। मान लिया टेंजेंट है, ये रहा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। कोई भी टेंजेंट खींचने के लिए क्या लेंगे, a sec थीटा b tan थीटा पॉइंट लेंगे, क्योंकि विदाउट किसी पॉइंट तो टेंजेंट खींच नहीं सकते हो। अब एसिम्पटोट्स बनाते हैं।
तो पहली एसिम्पटोट्स दोनों सेंटर से पास करेंगी, ये थोड़ा अच्छा बन जाए, ठीक है। एक एसिम्पटोट्स यहां से पास कर रही है सेंटर से, और दूसरी एसिम्पटोट इस सेंटर से पास करेगी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, ये तो हमारा सेंटर ही हो गया। एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पे आया, मान लिया इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिया। अब यही बताना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी इक्वल टू AB बताना है। ये प्रूफ करना है या बताना है सॉल्व करके, जो भी हो। क्वेश्चन में हो सकता है दे दे कि देन फाइंड आउट एरिया ऑफ ट्रायंगल, और ऑप्शन में दे दे AB, A स्क्वायर B, AB स्क्वायर, नन ऑफ दिस, तो वैसे भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। देखो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बहुत कुछ गिवन नहीं है, लेकिन बहुत कुछ गिवन है। आपको इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट पता है? हाँ पता है। ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू B/A इंटू एक्स, ये तो पता है ना। देखते हैं, और टेंजेंट का इक्वेशन भी पता है, हमने बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। एक काम करते हैं ना, आप अभी तक ये तो लिख लिए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। तो आप वीडियो नहीं लिखे हो तो वीडियो पॉज करके लिख लें, राइट है। तो देखो मुझे एरिया निकालना है एओबी का, तो एओबी के लिए जो एओ तो इसको ले लो, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0,0, तो ये तो पता है। तो मुझे ए के और बी के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो हो जाएगा एरिया निकालना। तो मेरा टारगेट ये रहे ए और बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो मैं उसके लिए क्या करता हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखता हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँ, चलो यहाँ से फ्रेश स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, डायरेक्ट लिख सकता हूँ बट नहीं लिख रहा हूँ। टी इक्वल टू 0 मतलब x1 x इंटू ए सेक थीटा अपॉन ए स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, x इंटू ए सेक थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई इंटू बी टेन थीटा अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये तो होगा x1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस y1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ए से ए कैंसिल आउट, एक बी से एक बी कैंसिल आउट। तो क्या हो जाएगा, x बाई ए सेक थीटा माइनस वाई बाई बी टेन थीटा इक्वल टू 1। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। हमें आ रहा, हमारे पास क्या आ गया, ये टेंजेंट आ गई। अब मैं क्या करता हूं, पॉइंट ए के लिए मैं इस टेंजेंट को इस एसिम्पटोट के साथ सॉल्व कर दूं। इस टेंजेंट को इस एसिम्पटोट्स के साथ सॉल्व करूंगा तो पॉइंट ए मिल जाएगा। और दूसरे वाली के लिए क्या करूंगा, इसके साथ सॉल्व करना पड़ेगा, y इक्वल टू माइनस ऑफ बी बाई एक्स। देखते हैं जो जो जरूरत पड़ेगा करते रहेंगे। मैंने बोला कि फॉर पॉइंट ए क्या करूं, y इक्वल टू माइनस बी बाई y इक्वल टू बी बाई ए एक्स इसमें पुट कर दूं इक्वेशन में, ठीक है। तो क्या करता हूं, ये x बाई ए सेक थीटा तो एज इट इज रहा, माइनस वाई की जगह क्या कर दिया, b बाई ए इंटू एक्स अपॉन बी टेन थीटा इक्वल टू 1। मैं पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहा हूं। तो यहां से देखो b से b कैंसिल, x बाई ए और x बाई ए कॉमन आ चुका है। तो x बाई ए कॉमन आ गया, तो दिस इज सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1। तो उधर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू ए, यहां पे आया तो a अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। और आपको फॉर्मूला पता होगा कि 1 अपॉन सेक माइनस टेन क्या होता है, सेक प्लस टेन हो जाता है। तो दिस इज a इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये तो पॉइंट ए का x कोऑर्डिनेट आया। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसमें पुट कर देते हैं, किसमें, एसिम्पटोट में, y इक्वल टू बी बाई ए एक्स में। तो हम y कोऑर्डिनेट के लिए क्या करते हैं, b बाई ए एक्स क्या है, a सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो a से a कट गया, तो दिस इज b इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो a के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। पॉइंट a के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, a इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, कॉमा b इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अभी देखो, अभी पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स आने बाकी हैं। सिमिलरली करके लिखते हैं, अब पूरा सॉल्व थोड़ी करेंगे। मैंने बोला सिमिलरली फॉर पॉइंट बी। देखो क्या पुट करेंगे, उसमें क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस ऑफ बी बाई ए एक्स पुट करेंगे। तो माइनस पुट करेंगे तो यह माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस का मतलब यहां प्लस, यहां प्लस का मतलब यहां प्लस, तो यहां माइनस। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, ए सेक थीटा माइनस टेन थीटा।
तो पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, ए सेक थीटा माइनस टेन थीटा, कॉमा अब क्या करोगे, इसको उठा के यहां पे पुट करोगे तो एक एडिशनल माइनस बाहर रह जाएगा, तो माइनस ऑफ बी इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। जिसको भी दिक्कत है करके देख ले। पॉइंट बी आ गया, तो अब तो हो तो गया यार, पॉइंट ए आ गया, पॉइंट बी आ गया, और तीसरा पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता ही होगा। अब आप यहां लिखो और मैं इधर मिटा रहा हूं और आंसर निकाल के दिखाता हूं, ठीक है ना। अब इधर लिखोगे, मैं इधर मिटा रहा हूं। तो देखो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, यदि तीनों कोऑर्डिनेट्स पता हो मेरे पास, तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स पता हो, आई होप आपको याद हो, नहीं याद है तो क्या करें, ऐसा होता है ना 1/2, डिटर्मिनेंट फॉर्म से मैं निकाल देता हूं, x1 y1 1, तो ये क्या हो जाएगा, a सेक को s लिख रहा हूं और tan को t लिख रहा हूं, as प्लस टी bs प्लस टी एंड 1, फिर x2 y2 1, तो x2 y2 1 क्या है, सबसे पहले 0 0 1 ले लेते हैं, सेंटर वाला वहां से ओपन करना हमारे लिए इजी रहेगा, दिस इज 0 0 एंड 1। देन हम पॉइंट ए को लिख रहे हैं, a इंटू एस प्लस टी b इंटू एस प्लस टी एंड 1, एंड तीसरा लिख रहे हैं a इंटू एस माइनस टी माइनस बी इंटू एस माइनस टी एंड 1, ये हो गया हमारे पास ऐसा। अब क्या करना है यार, डिटर्मिनेंट ओपन करना है, 0 के साथ ओपन करोगे तो 0 रह जाएगा, इस 0 के साथ ओपन करोगे 0 रह जाएगा, 1 के साथ ओपन होगा, तो 1 के साथ ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस, मतलब माइनस ऑफ ए बी, दिस इंटू दिस, एस प्लस टी इंटू एस माइनस टी, एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, ये तो पहले आएगा, माइनस माइनस, देखते रहो ध्यान से, अब कैलकुलेशन बेस्ड है, कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन कैलकुलेशन है, माइनस दिस इंटू दिस, तो ये भी हो जाएगा ए बी और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एस क्या है, सेक है, और टी क्या है, टेन है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 और 1 लिखा हुआ है, तो माइनस ए बी माइनस 2 ए बी, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू माइनस 2 ए बी, 2 से 2 कैंसिल, तो डेल्टा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ए बी, मॉड लेना पड़ेगा चूंकि एरिया निगेटिव नहीं होता है, तो डेल्टा क्या आ गया, ए बी विच इज कांस्टेंट, समझे क्या, हेंस प्रूव्ड, ये तो प्रूव करना था, तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, अरे बड़ा नहीं है, अब हर एक एक लाइन लिख लिख के तुम लोग को दिखाना पड़ेगा, तब तो बड़ा हो ही जाएगा, थोड़ा शॉर्टकट में मारते तो जल्दी हो जाता, डायरेक्टली कुछ चीजें निकल जाती, बट जो भी है समझना जरूरी है, कुछ भी बड़ा छोटा नहीं होता है, टाइम मिलता है यार आपको, ठीक है। तो आई होप मजा आया होगा अभी तक, क्योंकि हमने क्वेश्चंस भी किया, काफी अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद भी अगला जो लेक्चर होगा जिसमें हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला पढ़ने वाले हैं, उसमें भी हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेंगे, इवन दो आधा लेक्चर तो इसके क्वेश्चंस का ही रहेगा, फिर हम उसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को जरूरत पड़ी तो इंट्रोड्यूस करेंगे, नहीं तो बस अब एक टॉपिक रह गया, इसके बाद रेक्टेंगुलर हाइपरबोला काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो भी, और काफ़ी ईजी है। तो आई होप आप समझे होंगे, बहुत मज़ा आया होगा। जो भी डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, या वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।